हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए हम इंडियन पॉलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर रहे थे। आज का ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है और इस सीरीज का ये सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद अब हम मैराथन सीरीज लेकर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के जो कि सेंट्रल या स्टेट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको वहां पर बल्क में मिलेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का आपको बंच मिलने वाला है, तो उस वीडियो का वेट कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम सीजीएल और सीएचएसएल के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसका लास्ट वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे लास्ट के बचे हैं इस सीरीज में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस संविधान संशोधन को वैधानिक घोषित किया गया था? ये थोड़ा सा करंट से क्वेश्चन है। हाल ही में आपको पता है कि 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान का पार्ट है, उस पर आया है। यहां पर देखिए, जो संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक घोषित किया है फ्रेंड्स, वो है 103वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में किया गया था। अब इस संविधान संशोधन की बात करें तो ये किससे रिलेट करता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो बेंच थी, उसने इस संविधान संशोधन को वैधानिक घोषित कर दिया है। हालांकि ये जो वर्डिक्ट आया है 3:2 के रेशो में आया है, मतलब 5 जजों में से 3 जज इसे संवैधानिक घोषित करते हैं, सहमत होते हैं, और 2 असहमत होते हैं और असंवैधानिक घोषित करते हैं। क्योंकि यहां पर बहुमत से फैसला होना था, इसीलिए 3 जजेस इस संविधान संशोधन के पक्ष में थे, तो इसे फाइनली वैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात करता है। करंट का क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेट करता है, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम भी आपकी आने ही वाली है। तो 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 103वें संविधान संशोधन 2019 को वैधानिक घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इंपॉर्टेंट है, करंट का है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित में से किसके समान है? तो देखिए, भारत के जो प्रेसिडेंट है ना, वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, जबकि वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। सेम कंसेप्ट हमें ब्रिटेन के राजा के तौर पर भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन में जो वहां के किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो कार्यपालिका शक्ति के केवल नाम मात्र के प्रधान है। वहां पर भी वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो इस प्रकार संवैधानिक मामलों में भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा की जो पोस्ट है वो एक जैसी है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के समान हमें देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली को क्योंकि हमने ब्रिटेन के संविधान से ही एडॉप्ट किया है, तो आंसर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? बजट की बात की गई है। अब देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट बजट का कोई भी प्रावधान हमको देखने को नहीं मिलता। इसके उलट आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण की। ओके, अब बजट की बात करते हैं। तो भारत में सबसे पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था, मतलब ये उस वक्त भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग के समय फरवरी 1860 में। इस वक्त इनके वित्त मंत्री थे विल्सन, रॉबर्ट विल्सन या लॉर्ड विल्सन के नाम से जाने जाते थे, फरवरी 1860 में। तो ये वित्त मंत्री थे और इस वक्त वायसराय थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट लाया गया। तो वायसराय का ही पूछा गया है, तो आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है फ्रेंड्स। 14 नवंबर से ये क्लासेस आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। आप इंटरेस्टेड हैं
पॉलिटी को डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि प्ले स्टोर से जाकर आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी और साथ ही साथ हर टॉपिक का एक मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार, यह दर्शाता है कि भारत एक डेमोक्रेटिकल कंट्री है, मतलब लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में उल्लेखित किया गया है। इसके अनुसार 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक वोट दे सकता है। तो यह भारत के लोकतंत्र को दर्शाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? विधि के समक्ष समता का सिद्धांत, पहले तो हम ये देख लें कि भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित है। तो आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 है। कहां पर है? फंडामेंटल राइट में। और यहां पर विधि के समक्ष समता की बात की गई है, विधि के समान संरक्षण की बात की गई। मतलब भारत में कानून सबसे ऊपर होगा और कानून की नजर में हर व्यक्ति एक समान होगा, एक जैसा होगा। यह है विधि के समक्ष समता। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 में उल्लेखित है। अब यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वैसे मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर? अमेरिका के संविधान से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, अमेरिका के संविधान से एड ऑन किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो भारत का एक संविधान है जो कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। अब इस संविधान सभा को कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसको याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे जिसका गठन 1946 में किया गया था। इस मिशन की सिफारिश पर या इस कमेटी की सिफारिश पर भारत में 389 सीटों वाली एक संविधान सभा का गठन किया गया था। हर एक सीट भारत के जनसंख्या के अनुपात में थी और हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का निर्धारण किया गया था संविधान सभा में। ऑलमोस्ट उस वक्त भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। तो भारत में जो संविधान सभा की सीटें निर्धारित की गई वो 389 थी। तो किस समिति की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। आगे चलकर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक को भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो कमेटी पूछी गई है कि किसकी सिफारिश पर आया है? कैबिनेट मिशन योजना। अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस। कौन से वर्ष आई थी ये मिशन? कौन से वर्ष आया था? 1946। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 किससे रिलेट करता है या किससे रिलेशन में प्रावधान हमें देखने को मिलता है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान में डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 51 में। ओके, इसके बाद बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेंगे, आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है। और यह प्रावधान हमको मौलिक अधिकार में भी देखने को मिलता है, पर यहां पर ऑलमोस्ट सब डीपीएसपी से रिलेट कर रहे हैं, तो हम यहां पर आर्टिकल 45 ले रहे हैं। स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य, यह प्रावधान आर्टिकल 49 में देखने को मिलता है।
इसके अलावा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना राज्य का कर्तव्य, यह प्रावधान आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। आर्टिकल 49 पूछा गया है, तो राष्ट्र स्मारकों, स्थानों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं जो हैं उनका संरक्षण करेगा राज्य, उनकी रक्षा करेगा, यह उसका कर्तव्य है। तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। आर्टिकल 49 में उल्लेखित है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ आप जानते हैं कि उसमें 22 भाग थे। एक ऐसा भाग जो हट चुका है भारतीय संविधान से, वो है भाग 7। ओके, पार्ट 7। उस वक्त भारत में जितने भी क्षेत्र थे उनको ABCD इन 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। लेकिन जब 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 में और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया भारत में, तो इसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जो कि भाग 7 में था। तो 7th अमेंडमेंट के द्वारा भाग 7 को खत्म कर दिया गया। आंसर हो जाएगा आंसर सी। भाग 7 वर्तमान में भारतीय संविधान में नहीं है। वैसे 7th अमेंडमेंट के द्वारा भाग 9 को भी खत्म किया गया था, लेकिन बाद में उसमें पंचायती राज को सम्मिलित कर दिया गया, तो वो फुलफिल हो गया है। तो अभी जो नहीं है वो भाग 7 है ना। भारतीय संविधान में भाग 7 देखने को नहीं मिलता। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? स्थानीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है पंचायती राज, नगर पालिकाएं, नगरीय निकाय, ये स्थानीय स्वशासन में सम्मिलित किए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज, याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट का विषय है जिस पर राज्य कानून बना सकता है। तो ये राज्य सूची का विषय है। आंसर बी हो जाएगा। आप जानते हैं भारतीय संविधान के एक अनुसूची है जिसका नाम है अनुसूची 7। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूचियों की बात करती है। कौन सी? यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कनकरेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर राज्य कानून बना सकता है। तो स्थानीय सरकार जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य कानून बना सकता है। कनकरेंट लिस्ट के जितने भी विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। फाइनली स्थानीय सरकार या स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय। अगर डायरेक्टली पंचायती राज मेंशन करे, नगरीय निकाय मेंशन करे, तो समझ लेना वो स्थानीय सरकार की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो कानून थे, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में नवी अनुसूची में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान जो मूल संविधान था, जो कि 1950 में लागू हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। आगे चलकर पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और नवी अनुसूची शामिल की गई भारतीय संविधान में। ऐसे विषय जिसके खिलाफ नागरिक न्यायालय नहीं जा सकते थे, उन सभी विषय को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसी के अंतर्गत भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून भी, मामले भी नवी अनुसूची में ही शामिल किए गए थे। तो आंसर सी हो जाता है, राज्य भूमि सुधार कानून नवी अनुसूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल देश के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको देखिए ये तो पता चल गया यहां से कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनकी नियुक्ति का अधिकार किसको है? भारत के प्रेसिडेंट को। अब आर्टिकल पता करते। तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है उसमें आर्टिकल 124 है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अब इसमें जो सब क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 124(1) इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है और 124(2) जो है इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई।
और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते। ओके, तो यहां पर पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया है, सब क्लॉज की बात नहीं की गई है, तो आर्टिकल 124 इज करेक्ट आर्टिकल। ओके, भारत में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान संविधान के पार्ट 5 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 में को क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, ऐसा कौन सा भाग है? तो फ्रेंड्स ये भाग है भारतीय संविधान का भाग 8। देखिए भाग 6 की अगर हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है, भाग 7 तो अब खत्म हो चुका है, अभी हमने बात की है। भाग जो 8 है भारतीय संविधान का, ये यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसी में आर्टिकल 239 AA, ये जो आर्टिकल है ये दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्र राजधानी क्षेत्र भी घोषित कर। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 8 में देखने को मिलता है, और भाग 9 पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से रिलेट कर। ओके, फिर देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो मंत्रिपरिषद देखिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सबसे पहला फैक्टर तो ये नोट कीजिए। कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये गलत है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में देखने को मिलता है, जिसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध दिए गए और बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, आर्टिकल 75 के तहत आंसर सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। यह तीसरी बैठक है संविधान सभा की, 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक को भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था, जो कि भारतीय संविधान के उद्देश्य, उसका एम क्या है, महत्व क्या है, उसको दर्शाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया, लेकिन इसको बाद में पारित किया गया या अपनाया गया 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में इसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था या पास किया गया था या फिर अपनाया गया था। रखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर ए हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। और कौन सी बैठक थी जब रखा गया? तो ये तीसरी बैठक। ओके, तो ये है हमारे आज के लास्ट क्वेश्चंस, जो कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएल से रिलेट करके आने वाली एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैराथन में मुलाकात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।